नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश शाह का मिशन मध्य प्रदेश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। चुनावी साल है, ऐसे में संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है वो दोनों ही प्रमुख दल कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, लेकिन दोनों दल प्रमुखता के साथ अपने संगठन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को फिर से एक बार राजधानी भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान शाह बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। आला नेताओं के साथ वो चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या शाह के नेतृत्व में साल 2023 का चुनावी महासंग्राम जीत पाएगी भाजपा? साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी कमर कस ली है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश भाजपा के लगभग सभी बड़े नेता चुनावी सभाओं और रैलियों में जुट गए हैं। वहीं चुनावी व्यवस्थाओं को मजबूती देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 जुलाई को भोपाल आ रहे हैं। बुधवार को फिर भोपाल आ रहे हैं अमित शाह। संगठन के बड़े नेताओं की अहम बैठक लेंगे शाह। 26 जुलाई शाम 6 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना होंगे शाह। 7:40 पर भोपाल पहुंचेंगे शाह। भाजपा कार्यालय में 8 बजे से 11:30 बजे तक करेंगे बैठक। भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। देर रात भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के नेताओं की लेंगे क्लास। हारी हुई सीटों के लिए खास रणनीति तैयार करेंगे अमित शाह। बैठक में तैयार होगा विधानसभा चुनाव का फाइनल खाका। पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर भी होगा मंथन। 27 जुलाई को सुबह 10:45 में दिल्ली रवाना होंगे शाह। बीजेपी को अमित शाह के दौरे से बहुत उम्मीदें हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2018 में भी अमित शाह ने मोर्चा संभाला था। इस बार भी उनके आने से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ राजनेताओं में से भारत सरकार के गृह मंत्री। बहुत व्यापक और परिपक्व और लंबा चुनावी राजनीतिक अनुभव है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास अमित शाह जी जैसे मार्गदर्शक, आदरणीय मोदी जी जैसे मार्गदर्शक है। तो यदि ये मार्गदर्शक मार्गदर्शित करने के लिए, मार्गदर्शन दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये हमारी राजनीतिक रणनीति का भाग है। अभी अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में थे, राजस्थान भी जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी वर्ष में अपनी चुनावी रीति नीति के अनुरूप काम करेगी और आवश्यकता है तो आदरणीय अमित शाह जी आएंगे और आवश्यकता तो मोदी जी आएंगे। 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 2018 में, 5 राज्य भाजपा हारी थी। ये है अमित शाह जी का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, मध्य प्रदेश में अब लोकल लीडर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं को नकार दिया है। बीजेपी को यह भ्रम है कि बाहर के नेताओं को लाके वो चुनाव जीतने के प्रयास कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री का 15 दिन में ये मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। खास बात ये है कि दौरा भी रात में होने जा रहा है। शाह की मध्य प्रदेश में सक्रियता के कई सियासी मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शाह की रणनीति के सहारे 2023 का चुनावी महासंग्राम बीजेपी जीत पाएगी? भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अमित शाह का जो दौरा हो रहा है, किस तरह से इस दौरे को देखा जाए और किस तरह से आने वाले समय में चुनाव को लेकर संगठन को वो धार दे पाएंगे, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, एक बार फिर से अमित शाह पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर जो तमाम संगठन के नेता है, जो प्रदेश स्तर के नेता है, उनके अंदर भी उनके दौरे को लेकर बातचीत हो रही होगी, संगठन में कामकाज को लेकर बात हो रही होगी। ऐसे में इस बार जो दौरा हो रहा है, क्या वो एक समीक्षात्मक दौरा है या फिर आने वाले वक्त के लिए एक नई रणनीति के लिए दौरा है? किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, बिल्कुल अमित शाह का दौरा बहुत ही लहजे से, अगर बहुत ही पहलू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी महीने अमित शाह का भोपाल में दूसरा दौरा है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी जो रणनीति बना रही है उसमें केंद्रीय नेतृत्व का कितना योगदान है। अमित शाह इस बार जो आ रहे हैं, जो कल रात कल 7:40 पर भोपाल पहुंचेंगे और देर रात तक बीजेपी कार्यालय में जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, टॉप लीडर्स है, दिग्गज है, उनके साथ बैठक करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो इस वक्त अगर हम स्थिति की बात करें तो तमाम जो पहलू है उनको लेकर चर्चा की जानी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो टिकटों का वितरण भी है। तो इसके साथ साथ ये रणनीति भी है कि किस तरीके से जो हारी हुई सीटें हैं, जो 2018 में हारी गई थी, उनको किस तरीके से इस बार फिर से बीजेपी अपनी झोली में लेकर आए। तमाम जो दूसरे जो नेता हैं उनको भी ये बताया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनानी है, क्योंकि अब मुश्किल से 4 महीने
चुनावों में रह गए हैं। ऐसे में अमित शाह का लगातार ये दूसरा दौरा इस महीने देखा जा रहा है और अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कल इस बैठक में शामिल होंगे और क्या रणनीति होनी चाहिए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि 2018 में जिस तरीके के हालात बने थे वो इस बार स्थिति पैदा ना हो और जो टारगेट है उसको पार किया जाए, इसको लेकर पूरी रणनीति चर्चा की जाएगी। तमाम जो 230 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी का टारगेट ये रहेगा कि 150 से ज्यादा सीटों को इस तरीके से टारगेट किया जाए कि वो 150 सीटें बीजेपी के पास पहुंचे। हालांकि बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत का सरकार बना रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो रिपोर्ट कार्ड, जो रिपोर्ट्स, जो सर्वे बीजेपी की तरफ से भी करवाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल रहे हैं और इसी वजह से जो रणनीति है वो बहुत ही मजबूत तरीके से बनाई जाए, इसको लेकर सबसे ज्यादा फोकस केंद्रीय नेतृत्व का इस बार रहने वाला है। अमित शाह का कल जो दौरा होने जा रहा है उसमें तमाम जो बड़े नेता है उनको साफ तौर पर कहा गया है कल की बैठक में मौजूद रहना है और जो रणनीति है उस पर चर्चा की जानी है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव, सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो आपने जिक्र खुद भी किया कि एक सर्वे इंटरनल हुआ है जिसमें कि संगठन की जो मौजूदा स्थिति है वो कमजोर दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये है कि जो संगठन लंबे समय से स्थानीय स्तर पर काम कर रहा था उसके साथ केंद्र के जो मंत्री है या कह लीजिए नेता है उनका समन्वय कितना बैठ पाएगा, क्योंकि उनसे कितने सुझाव लिए जा रहे हैं, उनसे कितनी बातें उनकी सुनी जा रही, मानी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इस बार चुनाव में ये कहा जा सकता है जिस तरीके की तैयारियां, जिस तरीके की रणनीति बीजेपी की अभी तक सामने आई है कि किसी भी तरह की गलती इस बार के चुनाव में बीजेपी अपनी तरफ से नहीं करने जा रही है, क्योंकि लगातार जो सुझाव है वो कार्यकर्ताओं से लिए जा रहे हैं। जो चुनावों का जो पूरा दारोमदार है वो अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव के कंधों पर दे दिया गया है। चुनाव प्रभारी उनको मध्य प्रदेश का बना दिया गया है और इसके अलावा जो पूरा एक एक जो रणनीति जो बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में, जिस लहर पे बीजेपी को काम करना है वो पूरी केंद्रीय नेतृत्व के अंतर्गत ही पूरी की जा रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व के तहत ही इस बार जो पूरे चुनाव है उसकी रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती पिछले चुनावों में जो बीजेपी ने समझी थी वो टिकटों का वितरण भी था। इस बार उसको लेकर भी सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं का विषय रहने वाला है। इसके अलावा जो बीजेपी के अब तक के कार्य मध्य प्रदेश में रहे हैं वो किस बताया जाए कि बीजेपी मध्य प्रदेश। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ चूंकि विकास बोंद्रिया जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। विकास जी मुखर प्रवक्ता भी है, पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है मेरा आपसे कि जिस तरह से अमित शाह जी का ये दूसरा दौरा है 10-15 दिनों के अंदर ही, ऐसे में केंद्र के हाथों से चुनाव को लेकर आने वाली रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि स्थानीय नेताओं में अब वो बात नहीं रही और यहां पर संगठन कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से सीधे अमित शाह ने अब पूरी कमान संभाल ली है। नहीं, विपक्ष बड़े भगावे में है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति है चुनाव को बूथ के ऊपर लड़ने की, और हमारा बूथ का नेता हमें चुनाव जिताएगा। बूथ का नेता हमें 51% कम से कम उस बूथ के ऊपर वोट दिलाएगा, ऐसा पार्टी तैयारी कर रही है। माननीय अमित शाह जी पार्टी के कद्देवर नेता हैं, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव अभियानों को चलाने का विशेष अनुभव है। मध्य प्रदेश उनकी जिम्मेदारी क्षेत्र में आता है, इसलिए माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। उनके साथ में आपने कहा भूपेंद्र यादव जी सेंट्रल से चुनाव प्रभारी के हैं, हमारे संगठन प्रभारी मुरलीधर जी है ही हैं। तो पार्टी में देखिए सबका मार्गदर्शन, सबका समन्वय बनाने का काम लगता है, और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर से केवल चुनाव लड़ लिया जाता है। चुनाव तो प्रदेश के नेता लगेंगे चुनाव प्रचार में, बूथ के नेता लगेंगे, जिले स्तर के नेता लगेंगे, सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विकास जी, एक बार आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बार खबरें ये भी आ रही है कि अंदर खाने जो सर्वे हुआ है उसमें पार्टी संगठन की स्थिति कमजोर बताई जा रही है, और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो नए चेहरे होंगे उनको पार्टी ज्यादा टिकट देने वाली है। तो क्या ये माने कि अब लीडरशिप में बदलाव का वक्त आ चुका है? 18 साल तक जो आपकी सरकार रही है उसका एक कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट कह लीजिए या एंटी केबेंसी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, उसका असर पड़ने वाला है।
देखिए, ऐसी कोई भी सर्वे की खबर हमें तो नहीं। कांग्रेस धम फैलाने के लिए बातचीत करती रहती है और आप लोगों को उसमें एक टूल बन जाते हैं आप लोग। दूसरी बात है कि पार्टी के बारे में पहले भी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती थी। 2018 के चुनाव में भी हम तो आधा प्रतिशत मत ज्यादा ही हासिल किए थे 2018 में कांग्रेस के मुकाबले। तो कहीं कोई पार्टी में कमजोरी नहीं है। पार्टी दमदारी से हमारा संगठन और बेहतर हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि विकास जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन दरअसल इस सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर दिन जो प्रदेश का खजाना खोल दिया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के नाम पर, अलग अलग बातों के नाम पर, विकास के नाम पर, उससे कहीं ना कहीं ये जो बात है उस पर एक मुहर लगती हुई लगती है। संभावना इसकी प्रबल लगती है इस बात की। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अभी की हो, पुरानी हो और या भविष्य में होंगी, लगातार जनता के सुख सुविधाओं के लिए काम करती रही हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि आधारभूत संरचना पे हमें काफी खर्च करना पड़ रहा था। 2003 के पश्चात की लगभग 1-1.5 दशक को हमें आधारभूत संरचना में बहुत खर्च करना पड़ा। अब वो जब बेहतर हो गया है और उस वक्त में हितग्राही योजनाओं के लिए काफी बजट प्रावधान करने की स्थिति में है। हमारी सरकारें लगातार 2020 से हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा बन गई थी, तब से आप देखेंगे हर 2-4 महीने में कोई ना कोई बेहतर योजना आती रहती है और मुकम्मल ये काम चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इस वजह से और चुनाव के वक्त पे खास करके आप लोग उसे गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकते हैं, देख सकते हैं या ज्यादा उसको फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योजनाएं लगातार है। लैपटॉप बच्चों को पहले भी दिए गए हैं, छात्रवृत्तियां दी गई हैं, बच्चियों को पढ़ाई के लिए सुविधा दी गई है, आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रावास तक के लिए वजीफा दिया गया है। तो ये तो लगातार होने वाला काम है। लेकिन चुनावी साल में जिस तरह से इसमें जो इजाफा हुआ है, इसलिए मेरा ये आपसे सवाल था। लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्य प्रदेश। राम पांडे जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी आ रहे हैं, लगातार उनका ये दूसरा दौरा है और ये कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से कि स्थानीय संगठन में अब वो बात नहीं रही जिसकी वजह से उनको कसने के लिए या यहां पर स्थिति को मजबूत करने के लिए वो आ रहे हैं। इस बात के पीछे की आपको वजह क्या लगती है, क्यों आपकी पार्टी ये कह रही है? नहीं, वो चाहते हैं ना कि मजबूत हो। वो मणिपुर बहुत गए थे ना, मणिपुर को मजबूत कर दिया उन्होंने। तो वो तो पूरे देश को ये चाहते हैं, जब तक पूरा देश, मध्य प्रदेश और जितने भी हैं हमारे प्रदेश, जब तक मणिपुर नहीं बन जाएंगे, लोगों के चेहरे पर पेशाब नहीं की जाएगी, महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं घुमाया जाएगा, तब तक ये अमित शाह और मोदी जी ये दोनों देश में इसी तरह से घूमते रहेंगे। जब तक देश का बर्बाद नहीं हो जाएगा, सत्यानाश नहीं हो जाएगा, लोग महंगाई से मरने नहीं लगेंगे, 200 रुपए का टमाटर 2000 रुपए का नहीं हो जाएगा, तब तक ये मोदी और अमित शाह की ये प्लानिंग है कि जब तक देश को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक ये बेरोजगारी बढ़ाते जाएंगे। 40 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश के अंदर हैं और अभी ये जितना भी काम कर रहे हैं कि शिवराज मंडली जो नौटंकी मंडली है, ये सब नाटक करने में लगी हुई है। इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। गरीबी बढ़ती जा रही है, अपराध, कहीं जूतों की माला पहनाई जा रही है, कहीं लैट्रिन खिलाई जा रही है छतरपुर में। इतनी जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश और देश के अंदर, ये इनका कारण है मोदी और अमित शाह। ये भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों से ढंग का कोई नेता नहीं मिलता है। काश इनके पास कोई किसी तीसरे नेता को यदि ये मौका दे देते, भले ही भारतीय जनता पार्टी का होता, तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब अमित शाह क्या है बताइए, कोई अनुभव नहीं। पहले बार के सांसद को आपने गृह मंत्री बना दिया, उधर पहली बार के सांसद को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। अनपढ़ लोग हैं, मार्कशीट का पता नहीं है। तो ये डॉक्टर राम पांडे जी, आपसे मेरा निवेदन है, शब्दों का चयन अगर आप सम्मानजनक करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। जाहिर तौर पर एक दूसरे के लिए सम्मान होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल होना चाहिए ना। ये सम्मान सिखा कौन रहा है? आपने सुना नहीं ये तिवारी क्या बोल रहा है, इनका सांसद दिल्ली का, कि ये विपक्ष के लोग नामर्द हैं। आप बताइए, विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे 80 साल के लोग आ जाते हैं और उसको संसद से निष्कासित नहीं किया जाता है, उसकी संसद सदस्यता निरस्त नहीं की जाती है। ये तो आज और कल की घटना है। जो दिल्ली का इनका सांसद है वो बोल रहा है कि विपक्ष पूरा नामर्द है। तो ऐसी भाषा का उपयोग कर कौन रहा है? हम लोगों को तो मजबूरी में जवाब देना पड़ता है। प्रतिक्रिया लेते विकास जी। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं शालीनता बनी रहे।
विकास जी, इस तरह के बातों को लेकर फिर हम विकास कहाँ कर पाएंगे? अगर इस तरह से आपस में आपका जो मतभेद है वो इस तरह की भाषा शैली पर आ जाए, इस तरह की स्थितियों पर आ जाए, तो फिर जनता के मुद्दे बचते कहाँ है? देखिए, राम पांडे जी के पास में चूंकि ठोस बातचीत नहीं है, कोई ठोस तथ्यात्मक जानकारी भी नहीं, इसलिए वो इस ढंग की भाषा का उपयोग आपके मेरे सम्मत कर रहे हैं तो नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि राम पांडे जी इस गलतफहमी में है कि गांधी वंश से जो निकला व्यक्ति है वही पहली बार सांसद बन के मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, वही यूपीए का चेयरमैन बन सकता है और सुपर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। ये राम पांडे जी की गलतफहमी है। इनको कांग्रेस में ये टटोलना चाहिए कि पहली बार कैसे गांधी परिवार में व्यक्ति आता है और कांग्रेस ज्वाइन करता है। सीधे इनका नाम बताइए ना, गांधी परिवार का पहली बार में कौन बना? नाम बताइए ना, पहली बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? अपना ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा सा, आप नाम बताइए पहली बार का सांसद कौन प्रधानमंत्री बना? राजीव गांधी जी कैसे बने थे प्रधानमंत्री? अरे राजीव गांधी 2 बार के थे, ठीक है। उधर मेरा दोनों से निवेदन है, हमारा जो सवाल है वो मध्य प्रदेश को लेकर है, केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर है। हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश पे हम फोकस करें कि आने वाले समय में बेहतर मध्य प्रदेश आगे बनाने के लिए इस दिशा में दोनों पार्टियों की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं, इस बार चुनाव को लेकर कौन से वो मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच आप लेकर जाने वाले हैं। जी, सवाल मुझसे पूछा है। जी विकास जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, भारतीय जनता, मैं आपको यही बता रहा था कि हम बहुत गंभीर हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव हो या कहीं के भी चुनाव उसके प्रति। मध्य प्रदेश में चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं। हम शिवराज सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के जो आधारभूत संरचना को बढ़ाने में योगदान दिया है, उन 2 की चर्चा करके हम हमारे मजबूत संगठन के साथ में बूथ स्तर तक हर वोटर के घर तक जाएंगे और हर बूथ के ऊपर 51% मत मिले हमें। मध्य प्रदेश में हम 200 से ज्यादा सीटों पे विजय प्राप्त करें और पिछले जो हमारा मध्य प्रदेश का टोटल वोट प्रतिशत का मैक्सिमम रहा है 48%, उसको भी हम क्रॉस कर जाएं। ये हमारा इस बार का टारगेट है। बिल्कुल टारगेट है, लेकिन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास जी, चाहे आप भले ही अभी लाडली बहना का जिक्र कर रहे हो, लेकिन क्राइम के मामले में भी मध्य प्रदेश आगे दिखाई देता है। आदिवासियों के हितों की हम बात करते हैं, लेकिन लगातार इन दिनों जो खबरें आ रही है वो मन को विचलित करती है। इस दिशा में भी सोचना होगा। और जब आप युवाओं की बात करते तो अब आप जाकर युवाओं को ये कह रहे हैं कि आप सीखो और कमाओ, अब तक आपने क्यों नहीं कहा? इसको लेकर भी आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन डॉक्टर राम पांडे, आपके पास ऐसा कौन सा मजबूत खाका है या ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले? आपका संगठन कितना मजबूत है? कहां पर आप अपने आप को देखते हैं? हमारी नीयत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है। हमने इस देश को स्वतंत्र कराया तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ये लोग तो स्वतंत्रता के भी विरोध में थे और अभी आप देखिए ये लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर भयानक गरीबी बढ़ा दी है। यदि इन्होंने गरीबी नहीं बढ़ाई होती तो 1000 रुपए इनको नारी शक्ति को देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो महिलाओं को, हमारे प्रदेश की महिलाओं को जो 1000 रुपए दिया जा रहा है, ये इस बात की स्वीकृति है कि हमने महागरीबी बढ़ा दी है। 1500 तो आप भी दे रहे हैं, देने की कोई जरूरत नहीं होती जी। और हम कांग्रेस पार्टी भी 1500 रुपए इसलिए दे रही है क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है, क्योंकि उनको जो महंगाई बढ़ चुकी है तो उस कांग्रेस जो 1500 रुपए देगी तो कुछ तो उससे निजात मिले। और मध्य प्रदेश में जो समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी वो दे तो गरीबी है और आप दे तो फिर महंगाई है। ये तो दोनों का लॉजिक हमारी समझ से परे। और कुल मिलाकर जो इसका भार आएगा वो प्रदेश की जनता पर आएगा। 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश पर है और उसके बावजूद इस तरह से जो रेवड़िया, इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, जो कि चुनाव के वक्त में इन दिनों बांटी जा रही है, उसका असर सीधे तौर पर जो प्रदेश के मतदाता है, जो रहवासी है, उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी साल है, ऐसे में मतदाताओं को भी जागरूक होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वास्तव में उनके लिए बेहतर भविष्य कौन दे सकता है और किस तरह से वो अपने मुद्दों को उनके बीच लेकर जाते हैं, ताकि जो कल आने वाला हो, जो भविष्य आने वाला हो, वो मजबूत हो, बेहतर हो और ना सिर्फ उनका व्यक्तिगत विकास हो बल्कि सर्वांगीण विकास प्रदेश का भी हो।